अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं माज, फाउंडर ऑफ askmaaz.com। डियर व्यूअर्स, अब हम हाजिर हुए हैं क्लॉज नंबर 8 के साथ ISO 45000 2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OHSMS की क्लॉज नंबर 8, जो कि है ऑपरेशंस के नाम से। इसकी फर्दर सब क्लॉज है 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड 8.2 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। 8.1 जो है फर्दर डिवाइडेड है 4 क्लॉज के अंदर। अब हम तमाम क्लॉज को बारी बारी देखना स्टार्ट करेंगे और ये हम शुरू करते हैं 8.1 से। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल 8.1 है, ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो 8.1 है फर्दर 4 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। तो 8.1.1 जनरल, इसमें ये क्या फरमाता है? Organization shall plan, implement, control and maintain the processes needed to maintain requirements of OHS management system and to implement the actions determined in कौन से action establishing criteria for the processes, implementing control of the process in accordance with the criteria, maintaining and retaining documented information to extent necessary to have confidence that the process have been carried out as per plan, adapting work to workers। अच्छा, इसमें ऑपरेशनल कंट्रोल की क्लॉज में वो आपको ये नहीं बताता है कि उनको से ऑपरेशनल आपने चेक्स इंट्रोड्यूस करने हैं। वो सिर्फ आपको कहता है कि आपने एस्टेब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है, उसको कंटिन्यू इंप्रूव करना है। अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन कौन से ऑपरेशनल चेक्स रिक्वायर्ड है? जो आपने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट की थी उसमें आपको पता चलेगा। आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारे अनसेफ एक्सेस है टू वर्क एट हाइट प्लेटफॉर्म्स वगैरह, तो फिर आपको वर्क एट हाइट के प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। आप वहाँ पे हॉट जॉब्स हो रही हैं, आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके जब हॉट वर्क होता है उसके पास कम्बस्टिबल मटेरियल होता है, तो आपने ये आइडेंटिफाई किया रिस्क हैजर्ड जो है कि आग लग सकती है वहाँ पे। तो फिर आपको आग बुझाने के लिए फायर कंट्रोल मेजर्स, फिर आपको कैसे भी बनाना पड़ेगा हॉट जॉब के कंट्रोल के लिए PTW जिसमें हम कहते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। या फिर कहीं पे आपको हैजर्डस एनर्जी कंट्रोल हैजर्डस एनर्जी फेस करनी पड़ी तो उसके कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेगा, लोटो को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल काम है तो इलेक्ट्रिकल, तो ये आपने खुद सजेस्ट करनी है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा काम, कहानी कहाँ से शुरू होगी? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट से एंड द असेसमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ये 3 चीजें जब आप करेंगे ना, हैजर्ड की, रिस्क की और अपॉर्चुनिटीज की असेसमेंट्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन, देन आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे गैप्स और कौन कौन से ऑपरेशन कंट्रोल्स बनाने हैं। तो फिर ये आप एस्टेब्लिश करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे और कंटिन्यू इंप्रूव करेंगे। तो जनरल के अंदर सिंपल सी चीजें बताई गई हैं। 8.1.2 जो है एलिमिनेटिंग हैजर्ड्स एंड रिड्यूसिंग OHS रिस्क। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन प्रोसेसेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ हैजर्ड्स एंड रिडक्शन यूजिंग द फॉलोइंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हायरार्की ऑफ कंट्रोल को डिस्कस किया गया है। PD हम जो पढ़ते थे, सबसे पहले एलिमिनेशन है, फिर सब्स्टिट्यूशन है, यूज इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एलिमिनेशन में मुराद से कि आपने एलिमिनेट द हैजर्ड, आप हैजर्ड को सिरे से खत्म कर दें, जो कि नामुमकिन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। बट यू हैव टू राइट द जस्टिफिकेशन व्हाई यू हैव नॉट अडॉप्टेड द एलिमिनेशन टेक्निक। ये ISO के अंदर ना है कि आपको लिखना बहुत पड़ता है। आप कह देते हैं कि हम इस हैजर्ड को मिनिमाइज या रिड्यूस करेंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और चीज़ से, बट व्हाई यू हैव नॉट अडॉप्टेड द एलिमिनेशन टेक्निक, यू हैव टू राइट कि एलिमिनेशन वाज नॉट फिजिबल एट दिस पॉइंट। फ्यूचर में देखा जाएगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे या फिर हम बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। तो ये सारी असेसमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप हैजर्ड को, लेस हैजर्डस सब्सटेंसेस यूज कर सकती हैं। अपने प्रोसेसेस, अपने इंजीनियरिंग टेक्निक से जो है आप अपने प्रोसेसेस जो है उनको रीस्ट्रक्चर कर लें, री इंजीनियर करके सेफ बना लें। 4th जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, सेफ सिस्टम वर्क आ जाते हैं, सेफ्टी टॉक्स आ जाती हैं, आप डिस्प्ले कर देते हैं सेफ्टी साइंस, वार्निंग साइंस। एंड लास्ट जो है यूज एडवोकेट PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये वो सबसे वीकेस्ट कंट्रोल होता है और सबसे लास्ट होता है। अच्छा, इसमें एक नोट दिया हुआ कि इन मैनी कंट्रीज लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द रिक्वायरमेंट दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू द वर्कर। यानी बहुत सारे मुल्कों में ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि PPEs जो है वो कंपनी ने बेयर करनी है उसकी कॉस्ट। तो हमारा भी अभी रिसेंटली OHS बिल एक आया 2008 के अंदर, तो उसमें भी ये मेंशन है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी अपने वर्कर्स को जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें सेफ्टी हेलमेट्स, हैट्स, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, ईयर प्लग्स, ईयर मफ, ग्लव्स जो है नेसेसरी वो चीज़ें जो है हमने प्रोवाइड करनी है। तो 8.1.3 जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज है।
The organization shall establish a process for management of implementation and control of the planned temporary and permanent changes that impact OHS performance. दो इसमें चीज़ें हैं बड़ी अहम है, planned temporary and permanent changes, यानी जो भी आपने प्लान किया हुआ है बेशक वो टेम्परेरी चेंज है या परमानेंट है, दोनों सूरतों में आपको एमओसी के थ्रू होगा। इसका तरीका ये होता है कि जब आपको आइडेंटिफाई करती हैं आपके एक्चुअल डिज़ाइन में जो इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फ्लो चार्ट है, उसमें कोई वेरिएशन रिक्वायर्ड है, कोई नई मशीन इंस्टॉल करनी है, न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉल होना है जिससे OHS पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर आप एक फॉर्म रेज करते हैं कि हमारे लेआउट के अंदर ये चेंजिंग्स आने लगी हैं तो उससे रिलेटेड जो है हैजर्ड्स एंड रिस्क ये होंगे, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, देन वो चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यू हैव टू अडॉप्ट द प्रॉपर क्या लगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोसेसेस टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Point A, new products, services, processes और change to existing products, वही होगा जो existing layout में changes आ रहे हैं, product में change आ रहा है, new production line install हो रही है, solar system आप लगा रहे हैं, बायोगैस का यूनिट लगाने लग गए हैं, या फिर आपने जो है expansion कर लिया, मिल की सारी MOC के अंदर कवर होते हैं। Point B है changes to legal requirement, कोई legal requirement में changes हो गए तो उसके बाद आप MOC करेंगे और आप कहेंगे यार हम नई requirements आ गए तो उसके accordingly हम कहाँ पे खड़े हैं अपने आप को analyze किया जाए। Then जो है changes in knowledge or information about hazards and OHS risks, developments in knowledge and technology, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं तो उसके बाद भी आपका MOC करना पड़ेगा, अगर वो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर ये नहीं कि बात अमेरिका में कुछ हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज है तो आप यहाँ पे MOC करना शुरू कर दें, अगर हमने अडॉप्ट करनी है और वो आपके OHS मैनेजमेंट सिस्टम को वो कहीं से इफेक्ट करेगा फिर आपने करना है, अभी ना शुरू हो जाना। अच्छा 8.1.4 जो है वो है जनरल सॉरी इसकी प्रोक्योरमेंट है, 8.1.4 प्रोक्योरमेंट, और इसकी फर्दर आगे से 1 और 2 3 क्लॉजेज हैं, इनको हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। 8.1.4.1 The organization shall establish, implement and maintain a processes to control the procurement of products and services in order to ensure their conformity to OHS management system। तो आपने procurement का भी एक बनाना है प्रोसीजर, ठीक है, कि आपके जो आपने PPs की डिमांड की है एज पर स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू जो इंस्टॉलेशन हो रही हैं एज पर रिक्वायर्ड डिज़ाइन हो रही हैं, जो एग्रीमेंट को फुलफिल किया जा रहा है, जो PO की रिक्वायरमेंट थी परचेज ऑर्डर की उसको फुलफिल किया जा रहा है। बाज़ जगह पे तो कंपनी जो है वो कंट्रैक्टर की भी जाके असेसमेंट करती हैं कि वो OHS को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने OHS मैनेजमेंट सिस्टम को अपने कंट्रैक्टर और वेंडर्स के ऊपर और सप्लायर्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी भी जाके इंस्पेक्शंस करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसा होता है। 8.1.4.2 contractor The organization shall coordinate its procurement processes with its contractor to identify hazards and process the control of OHS risk arising from them. From the contractor's activities and operations that impact the organization's activity and operations that impact the contractor's work. तो ये भी आपने आइडेंटिफाई करना जब आप कि आप कंट्रैक्टर्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है आपकी OHS मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको इम्पैक्ट कर रही हैं, और आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो और कंट्रैक्टर की एक्टिविटीज़ के साथ इंटरेक्ट करेंगी और किसी किस्म का हार्मफुल या रिस्क रेज कर सकती हैं। तो आपने इसके अलावा आपको ना कंट्रैक्टर की भी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, कंट्रैक्टर्स की OHS परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है, कंट्रैक्टर को भी आप वैल्यूएट करते हैं किस हद तक आपके प्रोसेस से कंप्लाई कर रहा है। Point C, contractors activities and operations that impact other interested parties in the work, और जो इसके अलावा बाकी other interested parties आपकी कंपनी में हैं, आपसे रिलेटेड हैं, उनको कोई साथ कितना इंटरेक्ट हो रहा है। 8.1.4.3 अच्छा the organization shall ensure that outsourced functions and processes are controlled. The organization shall ensure that its outsourcing arrangements are consistent with legal requirements. अच्छा सबसे पहले क्या है कि आउटसोर्सेज जो आपने पहले तो आपने आउटसोर्स का एक बनाना है SOP कि आप कौन कौन सी चीज़ें आउटसोर्स करेंगे, कौन कौन सी नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हैं और जिनको नहीं कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको जस्टिफाई भी करना है, भाई ISO की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद फिर आपने करना है कि जो आउटसोर्स रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड हो, देन वो इन लाइन विद लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, वो लीगली लॉ को कंप्लाई करें। तो कंट्रैक्टर जो भी काम करेगा ना आपके भी आप पे कर रहा होगा, तो कंट्रैक्टर की वायलेशन आपकी वायलेशन है बेसिकली, बेशक लीगल हो या जो सी भी हो।
اس طرح دا ٹائپ اینڈ ڈگری آف دا کنٹرول ٹو بی اپلائڈ, اور کس حد تک کنٹرول اپلائی کرنا ہے آپ نے آؤٹ سورس ایکٹیویٹیز کے اوپر. فرسٹ خود انسپیکشن کرنا ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی انسپیکشنز کرانی ہے یا پھر آپ نے تھرڈ پارٹی آڈٹس کرانی ہے, کمپلائنس آڈٹس کرانے ہیں, واٹس ایور جو آپ کا ہوگا. تو یہ تھی 8.1 کی تمام کلاسز ہم نے گو تھرو. اب آ جاتی ہے 8.2 کی. 8.2 ہے ایمرجنسی preparedness and response. The organization shall establish, implement and maintain in a process needed to prepare for and respond to potential emergency. ہاں وہ بات ہے کہ آپ نے ایک پروسیجر بنانا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, اور جہاں جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے اسے امپروو کرنا ہے. کیا کس چیز کا ایمرجنسی پریپیئرنس رسپانس. سب سے پہلے تو آپ نے پوٹینشیل ایمرجنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر پوٹینشیل ایمرجنسی سے ریلیٹڈ آپ نے رسپانسز ڈیسائیڈ کرنے کیسا رسپانس ہوگا, کس ایمرجنسی کا کون سا آؤٹ کم نکل سکتا ہے, کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, کیسے ہوگا, کون فوکل پرسن ہوگا, کون لیڈ کرے گا, کون سیکنڈری ہوگا, سیف ورک پلیس کون سی ہونی چاہیے, اگر ان کیس آف ایویکویشن ہو جائے فائر کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہے. بٹ اسٹینڈرڈ کیا فرماتا ہے, پوائنٹ اے, اسٹیبلشنگ آف پلانڈ رسپانس ٹو ایمرجنسی سچویشن انکلوڈنگ دا پروویژن آف فرسٹ ایڈ. فرسٹ ایڈ کو بھی آپ نے انکلوڈ کرنا اپنے پلان کے اندر. پرووائڈنگ ٹریننگ فار دا پلانڈ رسپانس, آپ نے جو بھی EPR بنایا ہوا ہے ایمرجنسی پریپیئرنس رسپانس کا پلان ہے, اس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے آپ کی تمام امپلائیز کی, ورکرز کی, سینئر مینجمنٹ کی, ٹاپ مینجمنٹ کی. پیریوڈیکلی ٹیسٹنگ اینڈ ایکسرسائزنگ دا پلان, اور پھر آپ نے اس کو ڈرلز بھی کرنی ہے. ایکسرسائزنگ کے بعد آپ نے ڈرل کرنی ہے اس کی کنٹینیوسلی, اور ڈرل کی فریکوینسی کیا وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ایوری 3 months کر سکتے ہو, 6 months, 9 months, 12 months, ویکلی کرنی ہے, منتھلی کرنی ہے, کوارٹرلی کرنی ہے, بائی اینولی کرنی ہے یا اینول کرنی ہے, وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹنگ, پھر آپ کو پتہ چلے گا یار یہ ہمارا پلان تھا اور یہ ہمارا رسپانس ہے, تو اس میں گیپ کیا ہے, اس گیپ کو فل کرنا, وہ آپ نے ایمرجنسی ایویلویشن بھی کرنی ہے رسپانس کی. ایویلویٹنگ دا پرفارمنس, کوئی بات ہوگی نا پوائنٹ ای میں, ڈی میں. پھر پوائنٹ ای کیا, کمیونیکیٹنگ اینڈ پرووائڈنگ ریلیونٹ انفارمیشن ٹو دا آل ورکرز آن دیئر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز. کمیونیکیٹنگ ریلیونٹ انفارمیشن ٹو کنٹریکٹر وزٹر, وہی جو آپ نے پلان بنایا ہے وہ تمام ورکرز کو بتانا ہے, تمام کنٹریکٹرز کو, جو وزٹرز آ رہے ہیں ان کو بتانا ہے. بعض کمپنیز کے اندر ہوتا ہے کہ جب وزٹرز آتے ہیں تو ان کے وزٹنگ کارڈ ملتا ہے, وزٹر کارڈ, اس کی بیک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے اگر ہنگامی صورتحال ہو جائے تو آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے, کسی بھی چیز کو خود ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے دوڑ کے گرین نشان کو فالو کرتے ہوئے ایمرجنسی مسٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ جانا ہے, دس اینڈ دیٹ. اس طرح کے آپ چارٹس بنا سکتے ہیں, تو آڈیٹر یہ ساری چیزیں ویریفائی کرتا ہے. Taking into account the needs and capabilities of all relevant interested parties and ensure their involvement. جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, لوکل کمیونٹی ہے آپ کے, فار جیسے میں نے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر امونیا آپ نے اسٹور کی ہوئے ہیں, پھر ایسی ہارمفل گیسز اسٹور کی, تو لوکل کمیونٹی کا کنسرن ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ایک ہارمفل گیس ریلیز ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے. تو آپ نے ان کو بھی انوالو کرنا ہے, ان کی پارٹیسپیشن بھی ہونی چاہیے, ان کی کنسلٹیشن بھی ہونی چاہیے ایمرجنسی رسپانس پلان بناتے ہوئے, اور ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. The organization shall maintain and retain documented information on the process and on the plans of responding to the potential emergency. ڈاکومنٹ تو ہر چیز کا بننا ہی بننا ہے, ڈاکومنٹ کے بغیر ISO نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی. تو یہ تھا پوائنٹ کلاس نمبر 8 کیا تھی, آپریشنس ریلیٹڈ, جو ہم نے کلاس نمبر 8 اب ختم کر دی ہے. تو نیکسٹ کلاس کے ساتھ ہم بڑی جلدی حاضر ہوں گے. بائے بائے, اللہ حافظ.